हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी शार्क। और जैसा कि आप लोग बच्चों जानते ही हो, ये हमारी चल रही है सीरीज जिसमें हम लोग जो है आपको फूड सिक्योरिटी इन इंडिया चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं आपके लिए रही हूँ तीसरा पार्ट, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग समझेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और हम लोग जो है बफर स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे और व्हाट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं बफर स्टॉक की बात करूं तो बफर स्टॉक से हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल करवाएं। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सिंस एडवेंट ऑफ a green revolution in early 1970s, the country has avoided famine even during adverse weather conditions. India has become self-sufficient in food grains during last 30 years because of variety of crops grown all over the country. The availability of food grains even in worst weather conditions or otherwise at a country level has further been ensured with carefully designed food security system by government. This system has two components: buffer stock and public distribution system. तो डियर, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस टॉपिक भी रिवाइज करते हुए चलती हूँ, तो मैं आज आपका प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फूड सिक्योरिटी के हम लोग 3 डायमेंशंस लेते हैं: अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड और अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि क्या फूड सब तक अवेलेबल है, क्या वो जो है सब लोगों तक पहुंच रहा है, सब लोग उसको ले पा रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्या मतलब, अवेलेबिलिटी में आपका ये है कि क्या फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या फूड जो है अवेलेबल है कंट्री में। देन एक्सेसिबिलिटी आता है, यानी कि क्या वो जो फूड मतलब ऑलरेडी कंट्री में अवेलेबल है, क्या वो हर इंसान तक अवेलेबल एक्सेसिबल है, यानी कि क्या वो चीज़ हर इंसान जो है ले पा रहा है। ठीक है। देन डियर स्टूडेंट आपका आता है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। अफोर्डेबल मतलब होता है डियर स्टूडेंट, क्या वो फूड इतने पैसों का मिल रहा है कि उसको एक गरीब से गरीब इंसान भी जो है ख़रीद सके, है ना। तो यहाँ 3 डायमेंशन हमने फूड सिक्योरिटी के पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था वाई फूड सिक्योरिटी। वाई फूड सिक्योरिटी में डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि फूड सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है ना। तो इसमें मैंने आपको पढ़ा था कि भाई पुअर जो है वो तो जो है डियर स्टूडेंट वो तो फूड इनसिक्योर होते ही हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि जो एबव पॉवर्टी लाइन होते हैं वो भी फूड इनसिक्योरिटी का सामना करते हैं। जैसे कभी अगर नेचुरल डिज़ास्टर आ गया या कभी कैलेमिटी आ गई नेचुरल, तो उसमें जो है क्या होता है, जो एबव पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको भी जो है डियर स्टूडेंट फूड इनसिक्योरिटी का जो है सामना करना पड़ता है, जहाँ उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। क्योंकि डियर स्टूडेंट जब डिज़ास्टर आता है तो हमारी जो फसल होती है आमतौर पे वो जो है ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जो फूड का प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है। और अगर फूड का प्रोडक्शन कम होता है और उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी वजह से फूड का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो फूड नहीं खरीद पाते हैं हाई प्राइसेस की वजह से, और उनको भूखा ही रहना पड़ता है। और ये भूख जो है डियर स्टूडेंट, जो स्टार्वेशन होता है, कभी कभार फेमाइन का भी जो है क्या कहते हैं, फेमाइन का भी मोड़ ले लेती है, जहाँ पे लोगों की हंगर की वजह से जो है मौत भी जो है होने लग जाती है। ठीक है। तो अब मैंने फेमाइन जैसे कि आपको बता दिया कि भाई वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टार्वेशन एंड हंगर। ठीक है। तो मतलब अब अगर हम लोग बात करें फेमाइन की, तो सबसे ज़्यादा डियर स्टूडेंट डेवास्टेटिंग फेमाइन हुई थी बंगाल में 1943 में। यस। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि फूड इनसिक्योर लोग होते कौन है। और इसी तरह मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कोविड-19 का। कोविड-19 के समय में डियर स्टूडेंट जब पेंडेमिक आया था तो बहुत ज़्यादा जो है फूड इनसिक्योरिटी हो गई थी, फूड नहीं था क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो पाया था, लोग ज़्यादा बाहर निकल नहीं रहे थे, ये वायरस फैल रहा था। अगर मैं अब बात करूँ कौन है फूड इनसिक्योर लोग, तो फूड इनसिक्योर लोग हैं डियर स्टूडेंट आपके जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस होते हैं, या फिर लैंडलेस पीपल होते हैं जिनके पास बिल्कुल लैंड वगैरह नहीं होता है, या पिटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, या फिर छोटे छोटे लेबरर्स।
ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये लोग जो है क्या होते हैं, फूड इनसिक्योर होते हैं। अब डियर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट में आते हैं अर्बन एरियाज़ में। आपको पता है कि फूड इनसिक्योर फैमिलीज़ कौन सी होती हैं। अर्बन एरियाज़ में डियर स्टूडेंट फूड इनसिक्योर लोग वो लोग होते हैं जो मतलब छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे लेबरर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में वर्क करते हैं। ऐसे लोग जो है क्या होते हैं, अर्बन एरिया में फूड इनसिक्योर होते हैं। ठीक है, अब हम डियर आते हैं स्टोरी ऑफ रामू में। स्टोरी ऑफ रामू में मैंने आपको कल के वीडियो में बता दी थी कि स्टोरी ऑफ रामू में जो रामू होता है वो एक कैजुअल वर्कर होता है एग्रीकल्चर में, रायपुर विलेज में। उसका एक एल्डेस्ट सन होता है सोमू, जो कि 10 साल का होता है, और वो जो है उसको 1000 रुपये मिलते हैं। वो पाली के तौर पे काम करता है, पाली यानी कि जो कैटल वगैरह देखते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट जो रामू है उनकी वाइफ है सुनहरी, वो भी जो है थोड़ा बहुत काम करती है हेल्पर के तौर पे ये सारी चीज़ों में। ठीक है, हाउस क्लीनर वगैरह, और उनको जो है इसके बदले में आधा लीटर दूध और जो है कुछ कुछ कुक्ड वेजिटेबल्स मिलती हैं। उनकी जो पूरी फैमिली है वो है 8 लोगों की फैमिली, जिसमें दो, एक सुनहरी हो गया, एक रामू हो गया, फिर उनके 3 बेटे हैं और 2 बेटियां भी हैं। तो मतलब उनके 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। ठीक है, तो इस तरह उनकी जो पूरी 8 लोगों की फैमिली है। ठीक है, तो मतलब जो रामू है क्योंकि वो एग्रीकल्चर में जो है काम कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट कुछ समय तो उसके पास काम रहता है जैसे सोइंग वगैरह के टाइम में, और कुछ समय वो जो है अनएम्प्लॉयड रहता है जब उसके पास काम नहीं होता है ना। जो बीच का पीरियड होता है सोइंग से लेके आपके हार्वेस्टिंग वाला जो पीरियड होता है बीच का, उस समय जो सोमू होता है वो अनएम्प्लॉयड रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से सोमू को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनके बच्चों को जो है स्टार्वेशन भी फेस करना पड़ता है। कभी कभार उनको भूखा पेट ही जो है सोना पड़ता है, और उनको मिल्क भी जो है उनकी रेगुलर डाइट में नहीं शामिल है। अब अगर मैं स्टोरी ऑफ अहमद में आऊँ तो स्टोरी ऑफ अहमद में मैंने आपको बताया था कि अहमद अर्बन एरिया में रहता है। वो आपका बेंगलोर वगैरह साइड में रहता है, और बेंगलोर साइड में वो एक रिक्शा पुलर है, यानी कि जो रिक्शा चलाता है। उसकी फैमिली में वो, उसके 3 भाई और उसकी 2 बहनें हैं, और साथ में उसके मम्मी पापा हैं। तो इस तरह पूरी 8 लोगों की फैमिली यहाँ भी है। यहाँ पे डिस्टेंस ऐसा है कि कभी कभार तो जो है अहमद को इतने पैसे मिल जाते हैं, उसकी जो रेगुलर इनकम है वो फ्लक्चुएट करती है। किसी दिन उसको रिक्शा चलाने से ज़्यादा मिल गए, किसी दिन कम मिल गए, है ना। तो मतलब जिस दिन उसको ज़्यादा मिलते हैं उस दिन उसको इतने ज़्यादा मिल जाता है कि उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ खरीदने के बाद भी उसके पास कुछ पैसा बच जाता है। लेकिन किसी दिन उसको इतने कम पैसे मिलते हैं डियर स्टूडेंट जब वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं खरीद पाता है। तो इस तरह जो अहमद है उसकी जो इनकम है फ्लक्चुएट करती है। अगर मैं अहमद की बात करूं तो अहमद के पास लेकिन एक चीज़ अच्छी है, वो है येलो कार्ड, यानी कि जो होता है आपका जो आपका उन लोगों के लिए होता है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए वो कार्ड होता है, और उस कार्ड की वजह से जो अहमद है उसको जो है टाइम टाइम पे जो है अच्छी क्वांटिटी का वीट, राइस और केरोसिन और क्या कहते हैं कहीं ना कहीं आपका शुगर भी जो है मिल जाता है, वो राशन शॉप से जो है ले लेता है। अब जैसे इस तरह हमने पढ़ा था कल के वीडियो में फूड इनसिक्योर लोगों के बारे में, जैसे प्रेग्नेंट वुमेंस, नर्सिंग वुमेंस, चिल्ड्रन हो गए, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने डिएस्टन ये भी पढ़ा था कि कुछ एरिया में फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा होती है, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट हो गए, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, उड़ीसा, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हमने हंगर के बारे में पढ़ा था। हंगर में मैंने आपको 2 टाइप के हंगर बताए थे, क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर। अगर मैं क्रॉनिक हंगर की बात करूँ डिएस्टन, तो क्रॉनिक हंगर वो हंगर होता है जहाँ पे जो रेगुलरली मतलब पूरे साल भर आपकी जो डाइट है वो फ्लक्चुएट कर रही है। किसी दिन आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल रहा है, किसी दिन कम मिल रहा है। रेगुलरली आप न्यूट्रिशन जो है अच्छा नहीं ले पा रहे हो, ना आप सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड ले पा रहे हो, ना ही सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ फूड भी ले पा रहे हो, है ना। अगर डिएस्टन में सीजनल हंगर की बात करो तो मतलब कुछ महीने तो आपके पास खाना है अच्छा खासा, ही कुछ महीने आपको भूख का सामना करना पड़ रहा है, कुछ महीने आपको जो है खाने के लाले पड़ रहे हैं, आप जो है बिल्कुल खाना आपके पास अवेलेबल नहीं है कुछ महीने। ऐसा जनरली एग्रीकल्चर साइड होता है। ठीक है, अब डिएस्टन हम लोग आ जाते हैं आज के टॉपिक में। उसके फिर मैंने थोड़े बहुत आपको मेजर्स बताए थे, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, वाइट रिवॉल्यूशन हो गया, और डिएस्टन आपका वीट रिवॉल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें डिएस्टन आई थी। अब डिएस्टन अगर मैं आऊँ यहाँ पे तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो डिएस्टन देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो कंट्री है उन्होंने जो है ऐसी फेमाइन कभी भी जो है देखी नहीं जैसी बंगाल में हुई थी। ठीक है, और फेमाइन की जैसी कंडीशन आई नहीं।
तो इंडिया जो है हमें सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन में बन गया है अगर हम लास्ट 30 ईयर्स से देखें तो, क्योंकि 1943 में जो है बंगाल में फेमाइन आई थी। उसके बाद से लोग बहुत ज़्यादा सतर्क हुए, उन्होंने फूड सिक्योरिटी के बारे में, फूड सिक्योरिटी का महत्व समझा और धीरे धीरे रखने लग गए सामान। लेकिन जो लास्ट 30 ईयर्स से जो है इंडिया सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स में बन गया है और वैरायटी ऑफ फूड इंडिया में ग्रो होती है, और जो अवेलेबिलिटी होती है ट्रेडिशनल फूड ग्रेन्स की वो एडवर्स वेदर कंडीशन और अदरवाइज, ठीक है। तो मतलब देखो, अब यहाँ पे जो इंडिया है उसने ऐसा डेवलपमेंट कैसे करा, तो ये वो दो तरीके से करता है, एक है बफर स्टॉक और एक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, दिस सिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट। तो इसने गवर्नमेंट ने 2 सिस्टम डिज़ाइन करे हैं, है ना। तो इस सिस्टम के 2 कंपोनेंट हैं डिस्ट्रीब्यूशन, एक है बफर स्टॉक और एक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर मैं बफर स्टॉक की बात करूँ, आज का नया टॉपिक जो है बफर स्टॉक। So buffer stock is a stock of food grains, namely wheat and rice, produced by government through Food Corporation of India (FCI). अगर डिस्ट्रिक्ट में बफर स्टॉक की बात करें तो बफर स्टॉक का मतलब होता है कि आपके पास सॉर्ट ऑफ फूड ग्रेन जो है, चाहे वो राइस हो गई, चाहे वो आपका व्हीट हो गया, शुगर हो गया, उनका पूरा एक स्टॉक रखा है। मतलब आपने अच्छी तरह से जो है क्विंटल्स में वो ऑलरेडी खरीद रखे हैं, उनका एक स्टॉक रख रखा है। और ये जो स्टॉक होता है डिस्ट्रिक्ट, ये कौन प्रोक्योर करता है, ये कौन लेता है, ये आपके लेता है गवर्नमेंट ही लेती है। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को भेजती है, वो लोग इसको पहले से ही खरीद कर रख लेते हैं, ठीक है। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो FCI है उसके द्वारा ये काम जो है होता है। अब द FCI परचेसेस व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन द स्टेट वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। तो अब देखो, जो FCI होता है यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो जिनके जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, ये जो है व्हीट और राइस खरीदते हैं फार्मर से डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स क्विंटल्स में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में ये जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ये होता है। अब द फार्मर्स आर प्री अनाउंस प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, यानी कि उनको पहले ही बता दिया जाता है कि वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि मैं जो है 2700 क्विंटल ऐसे लूँगी, तो मतलब मैंने पहले से ही प्राइस अनाउंस कर दिया, तो मैं इतने में ही खरीदूँगी, ठीक है। तो ये प्राइस जो है दे के फार्मर से जो है कहीं ना कहीं डिस्टेंट ग्रेन्स खरीदे जाते हैं। अब अगर डिस्टेंट में बात करूँ ये प्राइस की, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस डिस्टेंट कम करी बिकॉज ज़्यादा मतलब चमक रहा था ये फ़ोन, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी आपकी कम करी है। अब अगर मैं ये जो प्री अनाउंस प्राइस की बात करूँ, तो ये प्री अनाउंस प्राइस डिस्टेंट कहलाते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि ये प्राइस फार्मर को दिए ही जाते हैं, ठीक है। उनसे क्रॉप खरीदी जाती है उतने क्विंटल, और ये प्राइस उन्हें किसी भी हालत में मिलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। MSP is declared by government every year before sowing season to provide incentives to farmers for raising production of these crops। तो ये जो है पहले से ही गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर कर दिए जाते हैं जब सोइंग का पीरियड डिस्टेंट चलता है, ठीक है। द परचेज फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। जो परचेज फूड ग्रेन्स होता है डिस्टेंट, यानी कि जो फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट जब एक बार परचेज कर ले तो इनको ग्रेनरीज यानी कि बड़े बड़े स्टोर हाउस होते हैं, ग्रेनरीज कह दो या सिलोस कह दो। आई थिंक आपने क्लास 8th या 9th में कहीं ना कहीं तो ये आपने पढ़ा होगा ग्रेनरीज और सिलोस के बारे में, ठीक है। सो ग्रेनरीज होते हैं डिस्टेंट बहुत बड़ी बड़ी जो है गवर्नमेंट द्वारा ओरिएंटेड जो है एक जगह होती है, कमरे होते हैं बहुत बड़े बड़े, वहाँ पे जो है ग्रेन्स को स्टोर करा जाता है डिस्टेंट, ठीक है। सिलोस भी होते हैं इसी प्रकार। डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज़ क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। ये बफर स्टॉक क्यों क्रिएट किया जाता है डिस्टेंट, आपको पता है कि कभी कभार डिस्टेंट क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटी आई कुछ हो गई, तो इस समय जो है फूड इनसिक्योरिटी किसी को फेस ना करनी पड़े, ये एक कारण है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है कि दिस इज़ डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन डिफिक्ट एरियाज अमंग द पुअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एट लोअर प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। दीज प्राइजेज आर नोन एज इशू प्राइस, ठीक है। अब देखो डिस्टेंट ये इसलिए किया जाता है बेसिकली बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी की वजह से जो लोग स्टार्वेशन की वजह से मर रहे हैं, भूख की वजह से मर रहे हैं, वो लोग ना मरे, उन लोगों को जो है थोड़ा सा वो मिले कि भाई कि हम लोग अभी भी हैं और हम लोग जो है
मतलब कर सकते हैं। तो पुअर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ये चीज़ करी, बफर स्टॉक वो कलेक्ट करते हैं और बफर स्टॉक्स को फिर वो ऐसी एरियाज़ में भी जाते हैं, रिमोट एरियाज़ में, और वहाँ पे जो मार्केट में प्राइस मिल रहा है, जैसे वीट अगर मार्केट में आपको 100 रुपये पर केजी मिल रहा है, तो आपको यहाँ इशू प्राइस जो है वीट का इशू प्राइस हो जाएगा 50 रुपीज़, यानी कि मार्केट से लगभग आधे दाम में आपको जो है राशन मिलता है। दिस also helped resolve problem of shortage of food during adverse weather condition or during periods of calamity। अब डिस्टन ये जो है ये एक और चीज़ में हेल्प करता है कि जो शॉर्टेज प्रॉब्लम होती है फूड की एडवर्स वेदर कंडीशन के समय या फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैलेमिटी, यानी कि जब आपकी नेचुरल डिज़ास्टर इस तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब डिस्टर हम लोग आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में व्हाट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो हमने बफर स्टॉक के बारे में अच्छी तरह समझा। अब हम आते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो ये जो राशन सब पहुँचाया जा रहा है और जो लिया जा रहा है, ये सब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा ही तो हो रहा है। चलिए पढ़ते हैं इसको डिटेल में। The food procured by FCI is distributed through government-regulated ration shops among the poorer section of society. This is called public distribution system। तो अब जो DSTN FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो फूड है वो प्रोक्योर करा है, वो जो है अब गवर्नमेंट द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट राशन शॉप जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड होती हैं, ताकि ये जो फूड है ये पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंच सके। और इसी प्रोसेस को DSTN हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटी विलेजेस टाउन एंड सिटीज़। अब DSTN राशन शॉप्स ज़्यादातर लोकेलिटी में मौजूद होती हैं, चाहे वो आपका विलेज हो जाए, चाहे टाउन हो जाए या सिटीज़ हो जाए। ठीक है, और दीज आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप्स। देयर आर अराउंड 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। लगभग DSTN 5.5 लाख राशन शॉप आपके पूरी कंट्री में है। राशन शॉप्स को DSTN हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स। यानी कि राशन शॉप्स को फेयर प्राइस शॉप्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ मार्केट के दामों से आधे दाम में आपको जो है राशन प्रोवाइड करवाते हैं। Keep stocks of food grains, sugar and kerosene for cooking. These items are sold to people at price lower than market price. Any family with ration card can buy stipulated amount of these items। तो जैसे कोई भी फैमिली जिसके पास राशन कार्ड है वो जो है ये चीज़ों को खरीद सकते हैं बहुत ही कम पैसे में। ठीक है, जैसे DSTN 35 kgs ऑफ ग्रेन, 5 लीटर्स ऑफ केरोसिन एंड 5 kg ऑफ शुगर एक्सेट्रा एवरी मंथ फ्रॉम नियर बाई राशन शॉप्स। राशन शॉप्स कह लो, फेयर प्राइस शॉप्स कह लो, या फिर आप कह लो आपका कंट्रोल की दुकान। ठीक है, तो यहाँ से जो है DSTN लाते थे ग्रेन्स। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ राशन कार्ड्स। अब DSTN राशन कार्ड्स भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका अंत्योदय कार्ड्स ऑफ पुअरेस्ट ऑफ पुअर, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना वाला जो आपका कार्ड है ये पुअरेस्ट ऑफ पुअर, यानी कि जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके भी गरीब, पुअरेस्ट ऑफ पुअर है ना, तो उन लोगों के लिए ये कार्ड लाए गए ताकि उनको राशन बहुत ही ज़्यादा कम रुपए में मिल सके। फिर आते हैं आपके BPL कार्ड्स फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि BPL कार्ड बिलो पॉवर्टी लाइन जो है इनको भी थोड़ा मिल जाता है सस्ते में। और फिर आते हैं APL कार्ड जो कि और होते हैं, एवब पॉवर्टी लाइन होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आर देयर प्रॉब्लम दैट दे फेस, वाई आर नेशन शॉप्स नेसेसरी। सो द इंट्रोडक्शन of rationing in India dates back to 1940 against the backdrop of Bengal famine। अब जो रेशनिंग है, ये जो इंट्रोडक्शन रेशनिंग का, जिससे जो सरकार है कम पैसों में जो है ग्रेन्स प्रोवाइड करवा रही है, ये आइडिया निकल के कहाँ से आया? डियर स्टूडेंट, ये आइडिया आपका निकल के आया 1940 में, जब आपकी बंगाल फेमाइन जो है हुई थी। सो द रेशनिंग सिस्टम वॉज रिवाइव्ड इन द अवेक ऑफ एन acute shortage of food during the 1960 prior to Green Revolution, in the wake of high incidence of poverty levels as reported by NSSO यानी कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, इन मिड 1970 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम वर इंट्रोड्यूस। 3 DSTN बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लाए गए थे। क्या थे वो प्रोग्राम? सबसे पहला था DSTN आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग PDS के नाम से जानते हैं।
for food grains in existence earlier but strengthened thereafter। फिर डिस्ट्रिक्ट आपका दूसरा आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। फिर डिस्ट्रिक्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1975 में, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस में इंट्रोड्यूस हुआ था कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट फूड फॉर वर्क, यानी कि 1977 से 1978 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और अब कुछ साल में नए नए प्रोग्राम्स जो है डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो गए हैं, और कुछ तो जो है रीस्ट्रक्चर्ड भी हो रहे हैं विद ग्रोइंग एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रोग्राम्स। एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे PAPs, और मोस्टली रूरल एरियाज में जहाँ पे explicit food component which have explicit food component also, while some of the programs such as PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील हो गया आपको, ताकि जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं उनको दिन के समय में एक मील प्रोवाइड की जाती है, और ये रोज़ प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो पुअर फैमिली है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रही है वो डिस्टर्ब होकर जो है खाना पका के उनको भेजने का जो है वो खाली जो है उसमें टाइम ना लगाए। कि बीच में डिस्ट्रिक्ट ऐसा होने लग गया था कि बच्चे एक बार घर जा रहे थे इंटरवल में तो वो वापस स्कूल आ ही नहीं रहे थे, है ना। तो गवर्नमेंट सोचा कि ऐसे तो जो हमारी जनता है वो और भी ज़्यादा अशिक्षित हो जाएगी, इस वजह से मिड डे मील स्कीम जो है वो लाई गई। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया, है ना, जो हमने प्रीवियस चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज में पढ़ा था। इसी तरह आपके बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, है ना, बहुत सारे योजनाएं जो है आई। अब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की बात करूँ तो ये जो एक्ट है डिस्ट्रिक्ट फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस एंड इनेबल्स पीपल टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है। तो ये जो एक्ट होता है डिस्ट्रिक्ट ये प्रोवाइड करवाता है फूड और जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होती है, यानी कि फूड भी प्रोवाइड करवाएगा और जो न्यूट्रिशन की लोगों को कमी हो रही है वो न्यूट्रिशन लोगों को एकदम अफोर्डेबल प्राइस में दिलवाना, ठीक है, और ताकि लोग एक लाइफ जिए जो कि बहुत ज़्यादा डिग्निटी के साथ हो, यानी कि वो अच्छी तरह जी सके और उनको जो ताकत वो चाहिए वो मिल सके, ठीक है। और इस एक्ट के अंडर डिस्ट्रिक्ट 75% जो रूरल पॉपुलेशन है और 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो जो है कैटेगराइज की गई है एज ए एलिजिबल हाउस होल्ड फॉर फूड सिक्योरिटी, यानी कि ये फूड सिक्योर हैं। अब डिस्ट्रिक्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, जो कि है करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बट क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ये बहुत ज़्यादा लंबा पार्ट है तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट, यानी कि जो आपका है करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और आपका रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन इंडिया, ये कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी, ये मैं करूँगी अपने नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि आपके पार्ट 4 में। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू सो मच। और अगर डियर स्टूडेंट आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग को और मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड करवाने के लिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।